वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान ये वॉर में है। भारत में विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और उनके जो प्रमुख नेता हैं आयतुल्ला अली खोमेनी उनको असैसिनेट कर दिया है। अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को लेकर के सोनिया गांधी जो यूपीए की नेता हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली गलत दिशा में जा रहा है और भारत को खोमेनी के असैसिनेशन की आलोचना करनी चाहिए थी, उस पर कुछ बोलना चाहिए था। उसके लिए उनके बहुत सारे तर्क हैं। अब ये मुझे जहाँ तक ध्यान है सोनिया गांधी का चौथा लेख है जो उन्होंने या तो फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल के खिलाफ लिखा है। कुछ चीज़ें जो उस लेख में लिखी हुई हैं उसको लेकर के उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान सचमुच भारत के लिए मददगार रहा है या भारत को मदद करता रहा है, या वो हमेशा भारत को नुकसान के दृष्टि से नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य करता रहा है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें हालांकि कुछ फैक्ट्स को लेकर के भी प्रॉब्लम है। जैसे लेख में लिखा गया है कि निगोशिएशंस चल रही थी, जबकि 2 निगोशिएशंस फेल हो चुकी थी और अब फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर क्या होता है ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि वॉर कौन सा कब घोषित किया जाता है और कैसे घोषित किया जाता है, और वॉर घोषित होने के बाद ये जो कार्रवाई थी ये होनी चाहिए थी। इसके अलावा सिविलाइजेशनल और स्ट्रैटेजिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। सिविलाइजेशनल, अब किस सिविलाइजेशन की बात सोनिया गांधी या कांग्रेस कह रही हैं? वो सिविलाइजेशन जो सदियों पुराना है, पारसी सिविलाइजेशन, उसकी बात कर रही हैं, या जब ईरान का इस्लामाइजेशन हुआ है और इस्लामाइजेशन का मतलब जो वहाँ कन्वर्ट हुआ होकर के वो इस्लामिक देश बना है तब की बात, या 79 में जब वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है और कट्टर इस्लाम आ गया है, तो किस सिविलाइजेशनल उसकी बात कर रही हैं? इसलिए कि ये तीनों 3 पड़ाव है। एक लिबरल है जो सबको लेकर के चलने वाला था, उसके बाद इस्लामिक वो आ गया और उसके बाद तो एकदम कट्टरता वाला इस्लामिक रिजीम आ गया जहाँ पर 13 साल की बच्ची की शादी बिना सर पे पल्लू रखे बाहर नहीं निकला जा सकता था, वुमेन राइट्स का कर्टेलमेंट करना है। तो इस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूएशन की बात कर रही हैं सोनिया गांधी। और उसके अलावा वो फिर प्रेज करके 2 उदाहरण देने की कोशिश करती हैं। एक तो ये कि 1994 में यूएन में शायद इस्लामिक नेशंस थे, वो कोई कश्मीर पर रेजोल्यूशन लाने जा रहे थे जिसको ईरान ने ब्लॉक किया था। और दूसरा जो है भारत के इंडियाज़ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन जहदान नियर पाकिस्तान बॉर्डर, ये 2 तारीफ की बात है जो उन्होंने अपने उसमें कहा है कि इसलिए हमको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो गल्फ़ के 10 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ के आसपास गल्फ़ में भारतीय रहते हैं जिनकी जीविका और रेमिटेंस भारत के लिए एक मौजूद। तो उसमें ईरान में कितने लोग हैं और ईरान इन्हीं लोगों पर आक्रमण कर रहा है अभी, जो चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो
मतलब दुबई और बहरीन और सारी जगहों पर ईरान हमले कर रहा है, तो क्या ये वो 10 मिलियन लोगों की सुरक्षा की बात कर रहा है? अब ये ग्लोबल साउथ और इस तरह के और इश्यूज की बात कर रही हैं कि अगर हम ग्लोबल साउथ के साथ नहीं खड़े हैं, अगर हम ईरान के खिलाफ आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ ग्लोबल साउथ के लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, पहले उसको कर लेते हैं। ये कहे जा रहे हैं कि अब जो ये आर्ग्यूमेंट है कि जिन देशों पर, चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन देशों में जो लगभग जो 12-13 देश हैं, इनमें जो आक्रमण कर रहा है, उसका प्रोवोकेशन क्या है? अब वो प्रोसीड किससे कर रहा है? क्या पहले हुआ जिसके कारण ये हुआ? और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की कि एक ये रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था। तो जब एक्शन के रिएक्शन की बात होती है, तो कांग्रेस, सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के लोग जब गोधरा में कार सेवकों को मार दिया गया था, तो उस समय वो गोधरा को भूल जाते हैं और गुजरात दंगों की बात करते हैं और उसको जेनोसाइड बताने की कोशिश करते हैं, जबकि गुजरात दंगों में लगभग 250-300 के आसपास हिंदू मारे गए थे और लगभग 650 के आसपास मुसलमान मारे गए थे। तो जेनोसाइड एक तरफा होता है। ये इसको ढोंग कहते हैं, इसको ढकोसला कहते हैं, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। अब आइए एक और समझने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी ने, मैंने जैसा पहले कहा कि इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में इसके पहले 3 राइटअप और 3 लेख और लिख चुकी हैं। ये चौथा लेख है। अब उनकी पुत्री जो हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन वाला झोला लेके संसद पहुंच जाती हैं। राहुल गांधी फिलिस्तीन के समर्थन की बात करते हैं, वहां पर मारे जाने लोगों की बात करते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर जो है 2023 को जो हमास ने किया, उस पर साइलेंस होता है, उस पर चुप्पी होती है पूरे के पूरे कांग्रेस की, या ये कहिए कि जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जिनकी निर्भरता है उन पर। अब उसका मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। अगर अमेरिका की भूमिका इतनी ही खराब कांग्रेस को लगती है, तो वो ईरान के मामले में इतना एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन वेनेजुएला के मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। भाई, अभी लोगों की याददाश्त से वो गायब नहीं हुआ है। वेनेजुएला के मामले में जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका उठा करके ले जाता है, तो उस पर सोनिया गांधी का कोई लेख क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि वेनेजुएला के प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति है वो मुसलमान नहीं है और उससे भारत के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये ऐसा है, इसलिए उस पर कोई लेख नहीं है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। जब कांग्रेस या कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, चाहे इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, या डिफेंस को लेकर के हो, जब वो बोलते हैं कि चाइनीज़ हमारे इलाके में घुस गए, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि चाइनीज़ बहुत पावरफुल है। अब उन परिस्थितियों में यहाँ पर भी चाइनीज़ तटस्थता को सोनिया गांधी तारीफ कर रही हैं। मतलब ये कि भारत के कंपैरिजन में वो दूसरे उन देशों की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। और चाइना के साथ तो एक पैक्ट साइन हुआ है और उस सिग्नेचर जब हुआ था तो सोनिया गांधी मौजूद थी और राहुल गांधी ने उस पर दस्तखत किए थे। ग्लोबल साउथ के लोग भरोसा क्यों करेंगे, इस पर भी मैं आता हूं, इसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। ग्लोबल साउथ के लोग भारत पर भरोसा इसलिए करेंगे कि ईरान जो है वो इनोसेंट देश नहीं है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी हैं हुती, हिजबुल्ला और हमास, और इसको वो इनके लोगों को वो हर तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट और वो सारा करते रहे हैं। तो
कोई जो खुद टेरर को प्रमोट करता रहा हो उस देश के उस देश के को आप किस तरह से उनके कृत्यों को आप किस तरह से डिफेंड कर सकते हो। तो जो अंतर है वो ये है कि ईरान विक्टिम नहीं है, वो बुली है। वो आस पड़ोस के, अपने पड़ोस के इस्लामिक देशों को भी धमकाता रहा है। और ये जो न्यूक्लियर पावर बनने की मुहिम है, ये न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए इजराइल का अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन थी उनके लिए, तो वो तो इसके खिलाफ थे ही। बहुत सारे इस्लामिक देश भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने के खिलाफ थे, और उसमें सऊदी अरब की बड़ी भूमिका थी। सऊदी अरब भी, मतलब लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि इस अटैक के पीछे या अमेरिका को पूरी तरह से उनके पीछे खड़े रहने में सऊदी अरब की बड़ी भूमिका थी। तो ये कहना कि सऊदी अरब मतलब इस्लामिक यहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं वो केवल इनके साथ नहीं है, तो ईरान के साथ इस्लामिक देश भी नहीं है, इसलिए कि इतने ख़राब संबंध हैं कि बावजूद इसके इस्लामिक देश होने के इस्लामिक क्लैरिक होने के कारण हज तक नहीं कर पाए खुमैनी साहब। खैर, इसलिए कि वो सऊदी अरब से उनके रिलेशंस इतने ख़राब थे। तो ये जो ईरान है वो कोई बहुत इनोसेंट नेशन नहीं है, वो एक बुली है, बाकी अपने पड़ोस के लिए बड़ा खतरा है। अब आते हैं कि जो बात, दो उदाहरण सोनिया गांधी ने अपने लेख में दिया है कि ईरान हम भारत के लिए किस तरह से मदद करे। हम कुछ और उदाहरण बताते हैं कि किस तरह से ईरान ने भारत को धोखा दिया है। 1965 और 71 के वॉर में, जब पहलवी का राज था, ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को पैसा, एयरक्राफ्ट और हथियार उपलब्ध कराए भारत के खिलाफ। 1990 में ईरान जो है मतलब 1990 के बाद से ईरान जो है अपने उनका जो पोजीशन है उसको बदलता रहा है। 2010 में उन्होंने कश्मीर के फ्रीडम स्ट्रगल की अपील की। उसके बाद 370 जब 2019 में हटाया गया तो उन्होंने जस्ट पॉलिसी और की बात की, और ये जो 370 के हटाए जाने की आलोचना की। 2020 में जो भारत में कम्युनल राइट्स हुए थे उसको ईरान ने मैसाकर ऑफ मुस्लिम, मतलब मुसलमानों की मैसाकर की बात कही थी। फिर भारत के आंतरिक मैटर में CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसकी आलोचना करते हुए उसे मुसलमानों के खिलाफ बताया था। उसके बाद अगर आप 2024 की बात करें, कंपैरिजन विथ मुस्लिम इन इंडिया विद दोज ऑफ गाजा, जो खुमैनी साहब हैं उन्होंने भारत के मुसलमानों की तुलना गाजा और म्यांमार के मुसलमानों से की थी। अब ये तो स्टैंड हो गया उनका। अब इसमें जो है जो फरजाद बी गैस फील्ड का मामला है, लंबे समय की बातचीत के बाद ईरान ने डिसाइड किया कि वो मेजर गैस ब्लॉक जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप करेगा, और उसमें ONGC विदेश जो वो डेवलपर था उसको पूरी तरह से हटा दिया, नहीं उसको क्या मतलब उसको वहाँ पर कोई जगह नहीं दी। 2013 में ईरान जो है उसने भारत के ऑयल टैंकर MT देश शांति को पर्शियन गल्फ में डिटेन किया टेक्निकल पोल्यूशन के कंसर्न से। उसके बाद ईरान जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है
सपोर्ट करता रहा है रेजोल्यूशन, जो OIC के रेजोल्यूशंस को, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस भारत में होने की बात करता रहा। तो अगर इन सब चीज़ों पर नज़र डालें तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि ईरान न केवल अपने पड़ोसियों के लिए बुली था, अनरिलायबल पार्टनर था, और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखलंदाजी करता था, सिर्फ इस नाम पर कि वो इस्लामिक नेशन है और भारत में बहुत सारे मुस्लिम हैं उनको लेकर के। तो जब आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी इस तरह की हो और आप अपने पड़ोस के लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, परेशान करते रहे हैं, आप न्यूक्लियर वेपन इसलिए बता रहे हैं कि आपको इजराइल को बर्बाद करना है, आपके अपने पड़ोस के लोगों को नष्ट करना है, तो वो रूल बेस्ड डिप्लोमेसी की बात कैसे कर सकता है, जिसकी बात सोनिया गांधी कर रही हैं। सोनिया गांधी को अपना वोट बैंक प्रोटेक्ट करना है, वो आप वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कॉलम्स लिखती रहेंगी, लिखेंगी, लेकिन जो उनका कॉलम है वो वास्तविकता से कोसों दूर है और वो एक एजेंडे के तहत लिखा जाता है। अब उसमें बहुत और बड़े एजेंडे हैं, उन एजेंडों पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके सुपुत्र घूम घूम कर करते हुए नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।